हेलो स्टूडेंट, स्वागत है लर्न केमिस्ट्री में और मैं हूं आपकी एजुकेटर डॉक्टर अनुपम सिंह। हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और उसी सीरीज के अंदर हमने आधा चैप्टर अपना लगभग कंप्लीट कर लिया है। देखिए, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर को दो पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हाफ में हम पढ़ते हैं गैल्वेनिक सेल यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डिटेल स्टडी करते हैं और सेकंड पार्ट में हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, फेराडेज लॉ और बैटरीज के बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट हाफ हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपने उसकी वीडियोस देख ली होंगी और अगर अब तक आपने जाकर नहीं देखी हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप बेटा प्रीवियस वीडियो से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डिटेल स्टडी कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की, यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है उसमें कैसे कंडक्टेंस होता है। देखिए, जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पढ़ते हैं उसमें काफ़ी सारी टर्म्स हम पढ़ते हैं। कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो हमने पहले से पढ़ी हुई हैं, लेकिन कुछ नई टर्म्स भी हमें यहाँ पे पता चलती हैं, तो हम फटाफट रिवाइज करते हैं इन टर्म्स को। तो पहली बात, कंडक्टर की बात करेंगे। जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की बात करते हैं, हम कंडक्टेंस की बात करें तो कंडक्टेंस किस में हो रहा है? किसी कंडक्टर में ही हो रहा है। क्या होता है कंडक्टर? कंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं बेटा जो पास करते हैं अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को, है ना। Such substance which allow the passage of electricity through them are called conductors। ये आप जानते हो। दूसरी चीज क्या होती है? नॉन कंडक्टर्स होते हैं। नॉन कंडक्टर्स को हम इंसुलेटर भी कहते हैं। और ये क्या होते हैं? जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते, विच डू नॉट अलाउ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, उनको हम क्या कहते हैं? नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर कहते हैं। अब हम पहले कंडक्टर्स की बात करते हैं। कंडक्टर जो होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं बेटा। एक मेटेलिक कंडक्टर होते हैं और एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होता है। मेटेलिक कंडक्टर जैसे कि मेटल के वायर, जो भी मेटल्स हैं, है ना, उनमें जो कंडक्टेंस हो रहा है, तो जो जिनमें कंडक्टेंस, जो कंडक्शन है, जिनके अंदर से पास होता है, जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, उनको हम क्या कहते हैं? मेटेलिक कंडक्टर्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता, यहाँ पर कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता। कंडक्टर एज सच रहता है और उसके अंदर से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। तो ये क्या करते हैं? पहली बात तो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास करते हैं, क्योंकि दीज आर द कंडक्टर, राइट। और इलेक्ट्रिसिटी को जब ये पास करते हैं तो देयर इज नो केमिकल चेंज। ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता। कंडक्शन किसकी वजह से होता है? वाया इलेक्ट्रॉन होता है। इनको इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स भी कहा जाता है, इनको हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स भी कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। मेटेलिक। इलेक्ट्रोलाइटिक कौन से होते हैं? ये भी जो कंडक्टर होते हैं, इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। दे अलाउ पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, लेकिन शर्त क्या है? सॉलिड स्टेट में पास नहीं होगी। यहाँ तो सॉलिड स्टेट में पास होगी, मेटल तो सॉलिड है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास होगी थ्रू देम व्हेन दीज आर इन मोल्टन स्टेट। जब ये मोल्टन स्टेट में हो, मोल्टन मतलब पिघली हुई स्टेट में हो, या फिर एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में हो, एक्वस स्टेट में हो। ठीक है, और यहाँ पर केमिकल चेंज होगा, केमिकल चेंज होगा, केमिकल डिकम्पोजिशन होगा। ठीक है, आयनाइजेशन जिसे कहते हैं, केमिकल डिकम्पोजिशन या आयनाइजेशन जिसे कहते हैं। यहाँ पर आयंस बनेंगे और कंडक्टेंस किसकी वजह से होगा? ड्यू टू आयंस, आयंस की वजह से होगा। यहाँ किसकी वजह से हो रहा है? इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है। यहाँ इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है, यहाँ आयंस की वजह से हो रहा है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द मेटलिक कैरेक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। ठीक है, नॉन कंडक्टर के अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट आ जाएंगे इसमें, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कौन होते हैं? जिनके अंदर से भाई इलेक्ट्रिसिटी ना तो एक्वस स्टेट में और ना ही मोल्टन स्टेट में, जिनमें से पास होती है। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? दीज आर द नॉन कंडक्टर्स। इनके अंदर से दे डू नॉट पास इलेक्ट्रिसिटी either in molten state और इन एक्वस स्टेट। कोई भी स्टेट हो, ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास
नहीं करते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? अब मेटेलिक कंडक्टर में तो आपको पता है मेटल्स की जो वायर्स होती है, जैसे कॉपर की जो वायर बनी होती है ना, कॉपर है, Ag है, एल्यूमिनियम है, दीज आर वेरी गुड कंडक्टर। इनकी वायर हम अपने घरों में यूज करते हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम की, है ना, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज होती है। दीज आर द मेटेलिक कंडक्टर। अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करूं तो इलेक्ट्रोलाइट्स को हम फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरे हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं? जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में, जैसे उनमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, 100% डिसोसिएट हो जाते हैं, जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, है ना, पूरी तरह से आयन में टूट जाते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, उनको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, उनको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और जो आयनाइज इन स्मॉलर एक्सटेंट होते हैं, जो कम आयनाइज होते हैं, आयनाइज इन स्मॉलर एक्सटेंट, बहुत कम पार्शियली आयनाइज होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जितने भी हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, स्ट्रॉन्ग बेस हैं, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट हैं, जो स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस से बने हैं, वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आते हैं, जैसे कि HCl, H2SO4, NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। ये सब क्या है बेटा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं। जैसे ही इनको डाला जाता है, इनका एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाता है, ये तुरंत क्या होते हैं? ये तुरंत डिसोसिएट हो जाते हैं, 100% डिसोसिएट हो जाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो बहुत कम एक्सटेंट में आयनाइज होते हैं, जैसे कि CH3COOH, दिस इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इज अ वीक एसिड, ठीक है। NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इट इज ऑल्सो अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। बहुत कम एक्सटेंट में ये डिसोसिएट होते हैं, और इनका जो डिसोसिएशन होता है उसको ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग इनका हम डिसोसिएशन कांस्टेंट वगैरह निकालते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम में हम पढ़ चुके हैं। अब तक ये सारी चीजें हम केमिकल इक्विलिब्रियम में भी रिवाइज कर चुके हैं, तो जस्ट इट इज अ रिवीजन। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल भी आप देख लो, यहीं पे आपने सॉल्यूशन वाले चैप्टर में भी पढ़े थे। वैसे ये यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, ठीक है, इनका आपने सॉल्यूशन बनाया, एक्वा सॉल्यूशन बनाया, तो इनमें से कोई लाइट पास नहीं, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, ये आयनाइज नहीं होते, है ना, इनका आयनाइजेशन नहीं होता। जब आयन सी नहीं है तो कंडक्शन नहीं होगा, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये हमने बेसिक चीजें वो पढ़ी जो हमें इस कंडक्टेंस को स्टार्ट करने से पहले आनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट अपनी डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की। जब भी कहीं भी कंडक्टेंस होता है, जब भी कहीं पे फ्लो होता है चार्ज का, तो वहां पर एक ऑब्स्ट्रक्शन भी होती है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को आप जानते हो R से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लास 10th में पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, वहां पे हमने रेजिस्टेंस पढ़ा था। तो जो कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं, ये कंडक्टिंग मटेरियल्स में ही होता है, एवरी कंडक्टिंग मटेरियल्स ऑफर सम ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब हो गया ना रुकावट, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन इन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में जो ऑब्स्ट्रक्शन लगती है उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? रेजिस्टेंस कहते हैं। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम ओम लॉ से निकालते हैं, R इज इक्वल टू V/I। इसका जो यूनिट होता है वो ओम होता है, ठीक है, लिखेंगे ऐसे, रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। ये भी हमारा क्या हो गया? एक तरह से रिवीजन हो गया, हमने पढ़ा हुआ है रेजिस्टेंस क्या होता है। एक और टर्म आपको जानी पहचानी मिलेगी, दैट इज रेजिस्टिविटी, दैट इज रेजिस्टिविटी, है ना, रेजिस्टिविटी। ये कहाँ पढ़ा था? ये भी 10th में पढ़ा था, जहाँ रेजिस्टेंस पढ़ा था वहीं रेजिस्टिविटी पढ़ा था। रेजिस्टिविटी को रो से शो करते हैं। जो ये रेजिस्टिविटी होती है ये मटेरियल पर डिपेंड करती है, ये मटेरियल की वो होती है, क्वालिटी होती है, ठीक है।
तो जो ये आपकी रो है, जो रजिस्टिविटी है, रजिस्टिविटी को हम किस तरह से निकालते हैं? R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, कोई वायर है उसकी कितनी लेंथ है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ये एरिया कितना है। ये तो हम मेटल की, जो मेटेलिक कंडक्टर है उसकी बात कर रहे हैं। अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की बात करेंगे, जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस की बात कर रहे हो, जब हम केमिस्ट्री में चल रहे हो, जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हो, वहां पे हम रजिस्टिविटी कैसे निकालेंगे कि आपने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड लगाए हुए हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज आर एल, और इनका जो इलेक्ट्रोड लिया उनका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, क्योंकि लाइट तो नहीं से पास हो रही है ना, इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी मैं बार बार लाइट बोल देती हूँ, इलेक्ट्रिसिटी तो यहीं से पास हो रही है ना। तो R is equal to rho L upon A, where R is a resistance, L is a length of the conductor, length of the distance between the 2 electrode, and A is the area of cross section of the electrode. Right? यहाँ तक क्लियर हो गया? ये समझ में आ गया? तो R is equal to रो L upon A से निकालेंगे, रो is equal to क्या हो जाएगा? रो is equal to हो जाएगा R A upon L, R A upon L। दिस इज द रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर ए अपॉन एल हो जाएगा बेटा। है ना? तो यहां से जब हम इसकी यूनिट निकालेंगे तो क्या आएगी? देखो ये अगर यूनिट निकालूं मैं सेंटीमीटर में रखूं, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर है, ये कट गया, ये ओम सेंटीमीटर आ गया, ओम सेंटीमीटर आ गया। आई थिंक कुछ गड़बड़ हो गई, नहीं सही है, ओम सेंटीमीटर आएगा, ठीक है, ओम सेंटीमीटर आ गया ये। दिस इज द यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी। तो हमने रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। अब एक नई टर्म पढ़ेंगे दैट इज कंडक्टेंस। नंबरिंग कर लेते हैं, पहली ये, दूसरी ये, तीसरा हम पढ़ेंगे कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होती है? कंडक्टेंस को बेटा कैपिटल जी से शो करते हैं। देखो कंडक्टेंस का उल्टा ही तो रेजिस्टेंस हुआ। कंडक्टेंस माने होता है इलेक्ट्रॉन का स्मूथ फ्लो, है ना। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के क्या हुए? दोनों एक दूसरे के क्या हुए? रेसिप्रोकल हुए। तो द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। तो G इज इक्वल टू 1 अपॉन आर। बोलो समझ में आ रहा है? G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन आर हो जाएगा। फॉर्मूले में पुट करेंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे तो G इज इक्वल टू आर क्या था हमारा? रो एल अपॉन ए। आर क्या है? रो एल अपॉन ए। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 1 अपॉन रो ए अपॉन एल। दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। अब हम यहां से क्या निकालेंगे? अब हम यहां से निकालेंगे इसकी यूनिट। जब हम इसकी यूनिट निकालेंगे तो हमारी यूनिट आएगी ओम इनवर्स। यूनिट आएगी ओम इनवर्स। कैसे आई देख लो। 1 अपॉन जो आपका जो रो था इसकी थी ओम सेंटीमीटर, ये हो गई आपकी सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो गई सेंटीमीटर। तो ये सब कट गया, बचा 1 अपॉन ओम, यानी कि ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, ये रिप्रेजेंटेशन ऐसे लिख सकते हो। और क्योंकि ये ओम का रिवर्स है तो बेटा इसको मोह भी कहते हैं, मोह भी कहते हैं। अब आप ये कहोगे कि मैं हर एक की यूनिट पर इतना फोकस क्यों कर रही हूँ? केवल यूनिट भी पूछी हुई है बोर्ड के एग्जाम में, क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, है ना। केवल यूनिट पूछी हुई है, इतना बेकार सा क्वेश्चन भी आया हुआ है, 4 नंबर का क्वेश्चन नीट में। तो आपको याद करनी है, सबकी यूनिट याद करनी है, यूनिट पता होनी चाहिए। क्योंकि यूनिट को देखकर भी आप कई बार समझ लेते हो कि आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। तो इसको हम क्या कहते हैं? कंडक्टेंस को मोह कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मोह कहते हैं। अगली डेफिनेशन करेंगे, अगली डेफिनेशन करेंगे यहाँ पे, यहाँ लिख देते हैं। 4th हो गई हमारी कंडक्टिविटी। याद कैसे करते हैं अभी मैं आपको सिखाती हूँ। देखो रेजिस्टेंस की रजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस की रजिस्टिविटी, कंडक्टेंस की कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस की रजिस्टिविटी, कंडक्टेंस की कंडक्टिविटी, राइट। तो जो कंडक्टिविटी है उसको हम कप्पा से शो करते हैं, थोड़ा फैंसी सा के बना होता है, ये के जैसी शेप दिखती है इसकी। कंडक्टिविटी इसको कप्पा बोलते हैं।
कंडक्टिविटी को कप्पा से शो करते हैं और कंडक्टिविटी को हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं। ये जो दूसरे वाला नाम है ना, ये भी याद करना है आपको। क्यों करना है? क्योंकि वहां पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस दे देगा सिर्फ, तो आपको पता हो कि वो कंडक्टिविटी को ही कह रहा है, राइट। तो जो कंडक्टेंस है वो रेसिप्रोकल किसका है? रेजिस्टेंस का, ठीक है। कंडक्टिविटी किसकी रेसिप्रोकल होगी? रेजिस्टिविटी की। तो कंडक्टिविटी किसकी रेसिप्रोकल होगी? रेजिस्टिविटी की। क्लियर हो रही है बात? समझ में आ रहा है? 1/ρ के इक्वल हो जाएगी। और जब मैं यहां से फॉर्मूला निकालूंगी तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? फॉर्मूला आ जाएगा कप्पा का। रो की जगह अगर मैं रखूं, रो की जगह मैं क्या रख दूं? रो की जगह मैं रख देती हूं 1/r A/L, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? कप्पा इज इक्वल टू 1/r L/A, राइट। 1/r को हम क्या लिख सकते हैं? 1/r इज इक्वल टू कंडक्टेंस। तो कप्पा इज इक्वल टू क्या हो सकता है? ये भी आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। इट डिपेंड अपॉन द न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में वैल्यू किस चीज की दे रखी है? इसको हम जी लिख सकते हैं L/A। तो कप्पा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जी इंटू L/A, राइट। क्लियर हो गया यहां तक? अब यहां पे हम बात करेंगे इसकी यूनिट की। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स कैसे आया? जी की तो देखो ओम इनवर्स थी, राइट, ओम इनवर्स थी। और सेंटीमीटर इनवर्स कैसे आया? ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर इनवर्स आ गया। अब ओम इनवर्स को हम मोह भी लिख सकते हैं, तो मोह सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। मोह सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज था, साइमन भी होता है। 1 साइमन इज इक्वल टू होता है, 1 साइमन इज इक्वल टू होता है ओम इनवर्स। तो इसकी एक यूनिट बेटा साइमन भी होती है, राइट। तो ओम इनवर्स को हम साइमन कह सकते हैं, तो इसकी दूसरी यूनिट क्या हो जाएगी? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये सारी यूनिट आपको याद रखनी है, ये सारी यूनिट आपको याद रखनी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप ओम वाली तो आपको वैसे भी याद ही है, आप कर लोगे। बाकी यहाँ पे ये याद रखेंगे कि जो ओम इनवर्स है उसको साइमन भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया? रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टिविटी हो गया, कंडक्टेंस हो गया और कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो गया। यहीं पे एक और फॉर्मूला आपको बताऊंगी सेल कांस्टेंट का। यहीं पे एक और फॉर्मूला याद करेंगे, सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट से एक्चुअली सेल कांस्टेंट इज अ रिलेशन बिटवीन कप्पा जी एंड जी स्टार, ठीक है। कप्पा जी एंड जी स्टार। देखिए जो आपका ये फॉर्मूला था कप्पा इज इक्वल टू जी L/A, यहाँ पे जो ये L/A है ना, इसी को बेटा सेल कांस्टेंट कहते हैं, इसी को सेल कांस्टेंट कहते हैं और जी स्टार से शो करता है, ठीक है। सेल कांस्टेंट क्या होता है कि किसी भी इलेक्ट्रोड, जो 2 इलेक्ट्रोड आपने लगाए हुए हैं, जो 2 इलेक्ट्रोड आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो ये डिप किए हुए हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो L है और इसका जो क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया A है, एंड इट इज अ फिक्स, इसीलिए इसको हम कहते हैं सेल कांस्टेंट। क्या कहते हैं? सेल कांस्टेंट कहते हैं, जी स्टार कहते हैं। तो कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार, और जी को यहाँ पे 1/r भी लिख सकते हैं, राइट। तो ये एक और रिलेशन यहाँ पर आ जाती है जिसको हम क्या कह रहे हैं बेटा? सेल कांस्टेंट कह रहे हैं, ठीक है। सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है? जी स्टार इज इक्वल टू L/A। यूनिट क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर इनवर्स। यूनिट क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर इनवर्स। गॉट इट? यहां तक क्लियर हो गया? सारी यूनिट्स हो गई कंडक्टिविटी की, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की, राइट। अब अगला हमारा जो डेफिनेशन है वो है मोलर कंडक्टिविटी। आपने ये सब नोट कर लिए? चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन करेंगे। अब हम बात करेंगे मोलर कंडक्टिविटी की। मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड
फॉर द सॉल्यूशन, हम उस सॉल्यूशन के लिए डिफाइन कर रहे हैं, इट इज डिफाइंड फॉर अ सॉल्यूशन हैविंग 1 मोल पर लीटर इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व्ड इन इट। जिस सॉल्यूशन के अंदर 1 मोल पर लीटर इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व किया हुआ है, ऐसे सॉल्यूशन की जब आप कंडक्टिविटी मेजर करते हो उसे हम मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। लैम्डा एम से शो करते हैं और रिलेशन होता है कप्पा इंटू वी, वेयर कप्पा इज अ कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कप्पा क्या है? कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। वी क्या है? वी इज अ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अगर आप कप्पा को ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर आप कह सकते हो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में रिप्रेजेंट करते हो, तो वॉल्यूम को किस में करोगे? वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में ही रिप्रेजेंट करेंगे ना भाई, क्योंकि हमें क्या करनी है, हमें यूनिट सेम रखनी है। और V क्या है? V इज अ वॉल्यूम, और हम कह रहे हैं 1 मोल पर लीटर, तो मोलैरिटी क्या होगी? N अपॉन V होती है मोलैरिटी। 1 मोल है तो N की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। तो मोलैरिटी अगर ये लीटर में लिया हमने, ये हमने ml में लिया, सॉरी ये हमने ml में लिया, तो ये क्या हो जाएगा? 1000 अपॉन V इन ml। ठीक है, मैं इसको यहाँ पुट कर सकती हूँ, तो लैम्डा m इज इक्वल टू हो जाएगा कप्पा इंटू 1000 अपॉन V इन ml। ठीक है, सॉरी मोलैरिटी V ml की जगह हमने क्या रख दिया? m अपॉन 1000 या 1000 अपॉन m रख दिया, ये आ गया। m फॉर अ मोलैरिटी 1000 और कप्पा क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। हम ना मोलैरिटी को C से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कप्पा इंटू 1000 अपॉन C। ये दोनों आपके क्या हो सकते हैं? ये दोनों आप रिलेशन से निकाल सकते हो, यहाँ पर न्यूमेरिकल को निकाल सकते हो। तो यहाँ पे जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। राइट, क्लियर हो रहा है? ये समझ आ रही है चीज? साइमन सेंटीमीटर मोल इनवर्स यहाँ पर यूनिट होगी। किसकी यूनिट होगी? ये यूनिट होगी आपकी लैम्डा एम की, ये लैम्डा एम की यूनिट होगी। लेकिन अगर जो कप्पा है उसको हम ओम इनवर्स, या मैं इसको साइमन इनवर्स, साइमन लिखती हूँ, ओम इनवर्स को साइमन लिख सकते हैं, साइम मीटर इनवर्स में, साइमन मीटर इनवर्स में अगर हम इसको लेंगे तो हमारी जो हमारा वॉल्यूम होगा इसे भी हमें मीटर क्यूब में रखना पड़ेगा। तो जो रिलेशन होगी वो होगी लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000, कप्पा डिवाइडेड बाई 1000 इंटू एम। when kappa is in Simon meter inverse, volume is also in meter cube। यहाँ पर जो यूनिट होगी वो होगी साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब आपको देखना है कि आपको क्वेश्चन में किस फॉर्म में दे रखा है, आपको किस फॉर्म में दे रखा है। आप वही जो कप्पा की यूनिट है, जो वॉल्यूम की यूनिट है, जो मोलैरिटी में यूनिट दे रखी है, उसी हिसाब से ही आप फॉर्मूले को लगाएंगे। ये फॉर्मूला लगेगा या ये फॉर्मूला लगेगा, जनरली हम इसी फॉर्मूले को यूज करते हैं, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अगर मैं दोनों के बीच में रिलेशन निकालूं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स किसके बराबर होगा? या साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स किसके बराबर होगा? 10 की पावर 4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स के बराबर होगा। तो आप एक दूसरे में क्या कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, कन्वर्ट भी कर सकते हैं बेटा। तो मोलर कंडक्टिविटी के बाद एक और हमारी रह गई है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। यहीं पे मैं इसको करा देती हूँ, देखो 7th यहाँ डाल लेते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, क्योंकि सेम ही है, सेम ही है लगभग। डिफरेंस क्या है वो बात करते हैं। देखिए यहाँ पे हम कह रहे हैं कि 1 मोल 1 लीटर में डिसॉल्व है, ऐसा आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनाया। यहाँ पे आप क्या कह रहे हो? 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो जो ये सॉल्यूशन बना, इसकी कंडक्टिविटी मेजर कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। कैसे शो करते हैं? लैम्डा, इसको लैम्डा एम से कर रहे थे, इसको लैम्डा इक्विवेलेंट से कर रहे हैं। ठीक है, लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा इंटू 1000,
m की जगह बेटा नॉर्मेलिटी आ जाएगी। आपको पता है जब ग्राम इक्विवेलेंट की बात करते हैं हम तो नॉर्मेलिटी की बात करते हैं, जब मोल की बात करते हैं तो मोलैरिटी की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉर्मेलिटी आ जाएगा। अब आप क्या कर सकते हो, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में भी रिलेशन निकाल सकते हो। मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट इन दोनों को आप क्या कर दो, इक्वेट करके देख लो। इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको बेटा मैं यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इस वाले लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये फिर कोलार्श लॉ में यूज होगा जब आप खाली एक इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज करते हो। इससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन अपॉन एम हो जाएगा। बोलो एन अपॉन एम आ रहा है, और एन अपॉन एम इज इक्वल टू होता है बेटा एन फैक्टर। एन फैक्टर आपने रिलेशन पढ़ा है एन और एम में, एन अपॉन एम इज इक्वल टू क्या होता है, एन फैक्टर होता है। तो लैम्डा एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा एम इज इक्वल टू हो जाएगा एन फैक्टर। इसको मैं एन फैक्टर पूरा लिख देती हूँ कि एन लिखूंगी तो आप नंबर ऑफ मोल से कंफ्यूज हो सकते हो। एन फैक्टर इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। राइट, क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार हम ये सारी कॉपी करने के बाद जितनी भी हमने डेफिनेशन, अब आप कहोगे मैम बहुत सारी डेफिनेशन हो गई इस वाले टॉपिक में, यस बहुत सारी डेफिनेशन है और इन पर न्यूमेरिकल आते हैं बेटा, इन पर न्यूमेरिकल आते हैं ज़्यादा, 1 नंबर का 2 नंबर का न्यूमेरिकल हर साल आता है एग्जाम में। तो आप हम क्या करेंगे, सबकी एक बार टेबल बना लेते हैं और उनकी यूनिट लिख लेते हैं, जिससे कि हमारे पास एक जगह एक टेबल की फॉर्म में सारे डेफिनेशन और यूनिट आ जाएंगी, जिससे कि हमें रिवाइज करते हुए बहुत ईजी रहेगा। तो जल्दी से आप इसको कॉपी कीजिए। चलिए अब सबको एक साथ रिवाइज कर लेते हैं, हमने कौन कौन सी डेफिनेशन पढ़ी। रेजिस्टेंस पढ़ा पहले, जो कि मेटल में कंडक्टेंस के टाइम में जो ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी की फ्लो रूट में जो रुकावट आ जाती है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसको हम आर से शो करते हैं। ओम इसकी यूनिट होती है और इसकी एसआई यूनिट भी एक्चुअली सेम ही है दोनों की, है ना। रजिस्टिविटी क्या होती है, रजिस्टिविटी इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट पर्टिकुलर कंडक्टर की मटेरियल पर डिपेंड करती है जो रजिस्टिविटी होती है। और जो रजिस्टिविटी होती है इसकी जो यूनिट है वो ओम सेंटीमीटर है, अगर हम एसआई यूनिट में जाएंगे तो ओम मीटर हो जाएगी। थर्ड है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस बिल्कुल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, कंडक्टेंस, जी से शो करते हैं। अब कंडक्टेंस जो रेजिस्टेंस की जो यूनिट है वो ओम है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स। ओम इनवर्स ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और मोह भी कहते हैं बेटा इसको, देखो इधर से पढ़ोगे ना, ओम मोह भी कहते हैं इसको, ठीक है। कंडक्टेंस की यूनिट ही होती है, एसआई यूनिट इसकी साइमन होती है। ओम इनवर्स एक जो यूनिट है उसको अगर एसआई यूनिट जो होगी उसकी वो क्या होगी, साइमन होगी। फोर्थ है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। अच्छा, इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं, ये नाम भी आपको याद रखना है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी को कप्पा से शो करते हैं, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इसकी यूनिट हो गई। ओम इनवर्स को साइमन बोलते हैं हम एसआई में, और सेंटीमीटर इनवर्स का मीटर इनवर्स हो जाएगा, राइट। अगला है हमारा फिफ्थ है सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट एल अपॉन है, एल अपॉन ए से निकालते हैं, जी स्टार जो होता है वो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। सेंटीमीटर इनवर्स इसकी यूनिट है और मीटर इनवर्स इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी। अगली है हमारी मोलर कंडक्टिविटी, 1 मोल पर लीटर डिसॉल्व किया हुआ है सॉल्यूशन के अंदर, तो मोलर कंडक्टिविटी मेजर करेंगे, यूनिट होगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और अगर एसआई यूनिट की बात करें तो ओम इनवर्स की जगह साइमन हो जाएगा, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अगर आपने 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व किया है 1 लीटर के अंदर, तो जो कंडक्टिविटी मेजर होती है उसे कहते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और इसकी यूनिट होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर हो जाएगा इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, और एसआई यूनिट होगी बेटा साइमन मीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स। ये हमने एक टेबल की फॉर्म में सारी लिख ली, क्या क्या डेफिनेशन हमने पढ़ी है, क्या रिप्रेजेंटेशन है, क्या यूनिट है और क्या इसकी एसआई यूनिट है।
इस तरह से आप अगर टेबल बना के रखेंगे तो आपके लिए पढ़ना जो होगा और समझना जो होगा वो बहुत ईजी हो जाएगा, और न्यूमेरिकल में तो बहुत हेल्प मिलने वाली है, तो आपको सारी यूनिट एक ही जगह पर याद हो जाएगी। राइट, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम पढ़ेंगे। यस, अब हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को अफेक्ट करते हैं? पहला है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देखिए, अगर इलेक्ट्रोलाइट आपने स्ट्रॉन्ग लिया हुआ है, अगर आपके पास बेटा क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज़्यादा डिसोसिएट हो जाएगा, लार्ज एक्सटेंट में डिसोसिएट होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर प्रेजेंट है तो आयनिक जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो रहे हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। वहीं जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसमें जो कंडक्टिविटी होगी वो कम होगी कंपैरेटिव टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। साइज ऑफ आयन एंड देयर सॉल्वेशन। सॉल्वेशन का क्या मतलब होता है? सॉल्वेशन का मतलब होता है डिसॉल्व करना, घोलना उसको, है ना, उसको सॉल्वेट करना। तो सॉल्वेशन है वो इंटर एटमिक अट्रैक्शन पर डिपेंड करता है। ठीक है, इस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, इस अट्रैक्शन को तोड़ता कौन है? इसको आपका जो सॉल्वेंट है वही तोड़ता है। तो जो इंटरेक्शन है दोनों के बीच में, जो अट्रैक्टिव इंटरेक्शन होता है वो साइज पर डिपेंड करता है। जितना बड़ा साइज होगा, जितनी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, उसका सॉल्वेशन, चार्ज डेंसिटी अगर इंक्रीज हो जाएगी तो सॉल्वेशन डिक्रीज हो जाएगा। सॉल्वेशन डिक्रीज होगा तो बेटा जो कंडक्टिविटी है वो भी डिक्रीज हो जाएगी, वो भी डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट का मतलब वो कह रहा है कि आपका जो सॉल्वेंट है वो पोलर है कि नॉन पोलर है। आपको पता है कि अगर वो पोलर है, अगर वो पोलर है तो क्या करेगा, यहाँ पर आयनाइजेशन बहुत ईज हो जाएगा, इजीली आयनाइजेशन करेगा। कंडक्टिविटी, पोलैरिटी अगर इंक्रीज होगी, मतलब पोलर अगर सॉल्वेंट होगा तो कंडक्टिविटी क्या होगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। दूसरी बात क्या होती है, अगर विस्कस है सॉल्यूशन, अगर आपका जो सॉल्वेंट है वो विस्कस है, विस्कस अगर सॉल्वेंट होगा तो आयन की जो मूवमेंट होगी वो हिंडर हो जाएगी, मूवमेंट कम हो जाएगी, और मूवमेंट, आयन की मूवमेंट से ही तो कंडक्टिविटी होती है, तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। राइट, नेक्स्ट फैक्टर है हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन पर कैसे इफेक्ट पड़ता है, का कैसे इफेक्ट पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा होगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन होगा सॉल्यूशन का, तो बेटा जो कंडक्टिविटी होगी, अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन है तो जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अभी समझते हैं इसको। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो बहुत कम डिसोसिएट होते हैं, और अगर उनका डाइल्यूशन कर दिया जाए अकॉर्डिंग टू ओस्टवर्ल्ड लॉ, जो डाइल्यूशन लॉ है उसके अकॉर्डिंग, अगर उसका डाइल्यूशन कर दिया जाए तो वहां पर क्या हो जाता है, आयनाइजेशन की जो प्रोसेस है, जो डिसोसिएशन की प्रोसेस है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो डाइल्यूशन का करने का मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करना। तो जब आप कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करते हो तो आयनाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, आयनाइजेशन इंक्रीज हो रहा है किसमें, इन वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में तो बेटा अगर आप कॉन्सेंट्रेशन घटाते हो, डाइल्यूशन करते हो, तो आयनाइजेशन बढ़ता है, यानी कि कम कॉन्सेंट्रेशन पर कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। और अगर मैं स्ट्रॉन्ग की बात करूं तो स्ट्रॉन्ग में अगर आप कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करते हो तो आयन को ना मोबिलिटी बढ़ जाती है। तो स्ट्रॉन्ग में भी कम कंसेंट्रेशन होने पर ही कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एक टूट तो एकदम जाएगा, लेकिन मॉलिक्यूल बहुत पास, आयन जो होंगे बहुत पास पास होंगे, तो उनमें अट्रैक्शन भी तो जल्दी हो जाएगा ना, आयन को मूव करने की जगह भी तो कम मिलेगी। इसीलिए जितना ज्यादा डाइल्यूशन होगा, जितना ज्यादा जो आपका डाइल्यूट होगा आपका जो सॉल्यूशन है ना, वहां पर कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। लास्ट है हमारा टेम्परेचर। आपको पता है कि टेम्परेचर बढ़ने पर आयनाइजेशन बढ़ता है, एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन बढ़ता है। तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टिविटी है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी है बेटा वो इंक्रीज हो जाती है। हम ये सारी जो कंडक्टिविटी पढ़ रहे हैं, हम मेटेलिक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं। ठीक है,
तो ये आज हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को पढ़ा, उसको समझा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, अब उसमें हम पढ़ेंगे मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी डाइल्यूशन से कैसे चेंज होती है इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज एन वीक इलेक्ट्रोलाइट। तब तक आप इस टॉपिक को रिवाइज कीजिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।